कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी एक पूरे साम्राज्य पर राज करने लगी। ये सवाल हमें सीधा ले जाता है प्लासी की लड़ाई के बाद के बंगाल में। ये वो दौर था जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। क्लाइव का गीदड़ सुनने में कितना तीखा लगता है ना, पर ये सिर्फ एक गाली नहीं थी। ये तो उस कड़वी हकीकत का आईना था जो प्लासी की जीत के बाद बंगाल देखने वाला था। ये दो शब्द ये अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं कि असली ताकत किसके हाथों में थी। तो आज इस सफर में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले बात होगी मीर जाफर की, जिसे क्लाइव का गीदड़ कहा गया। फिर देखेंगे मीर कासिम के उदय को, उसके बाद बक्सर की वो निर्णायक लड़ाई, और फिर इलाहाबाद की संधि, और आखिर में हम समझेंगे बंगाल के उस द्वैध शासन को जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। प्लासी की जीत के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब तो बना दिया, पर सवाल ये है कि क्या वो सच में एक नवाब था? मीर जाफर वो बस नाम का नवाब था। असली बागडोर तो रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में थी। कंपनी के अधिकारी तो मानो किसी भूखे भेड़िए की तरह बंगाल के खजाने पर टूट पड़े। पैसा, जमीन, तोहफे, उनकी भूख कभी खत्म ही नहीं होती थी। और नतीजा, बंगाल का खजाना खाली हो रहा था और लंदन की तिजोरियां भर रही थीं। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एंट्री होती है मीर जाफर के दामाद मीर कासिम की। और मीर कासिम अपने ससुर से बिल्कुल अलग था, कहीं ज्यादा काबिल, कहीं ज्यादा एम्बिशियस, और उसका एक ही मकसद था बंगाल की खोई हुई इज्जत और आज़ादी वापस पाना। तो देखिए फर्क कितना बड़ा था। एक तरफ मीर जाफर जो बस अंग्रेजों के इशारे पे नाच रहा था, और दूसरी तरफ मीर कासिम, एक ऐसा शासक जो अपनी जंजीरें तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकता था। एक केपेबल एडमिनिस्ट्रेटर, एक असर्टिव रिफॉर्मर। अब जाहिर सी बात है, जब सोच में इतना फर्क हो तो टकराव तो होना ही था। मीर कासिम ने आते ही समझ लीजिए शतरंज की बिसात बिछा दी। उसकी पहली चाल, राजधानी को मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर ले गया ताकि कलकत्ता में बैठे अंग्रेजों से दूरी बन सके। दूसरी चाल, उसने अपनी सेना को यूरोपियन तर्ज पर मॉडर्नाइज किया। और फिर चली उसने अपनी सबसे बड़ी, सबसे डेयरिंग चाल, उसने दस्तक सिस्टम को ही खत्म कर दिया। ये वो सिस्टम था जो अंग्रेजों के बेहिसाब मुनाफे की जड़ था। ये तो सीधी सीधी जंग की चुनौती थी, और कंपनी इसे भला कैसे नजरअंदाज करती। और बस यहीं से शुरुआत हुई खुले टकराव की। इस टकराव का नतीजा था बक्सर का युद्ध, एक ऐसी लड़ाई जो प्लासी से भी कहीं ज्यादा डिसाइसिव साबित होने वाली थी। वैसे बक्सर की बड़ी लड़ाई से पहले भी कई छोटी मोटी लड़ाइयां हुई। 1763 में पटना, फिर कटवा, फिर गिरिया। इन सब में हार के बाद मीर कासिम को बंगाल से भागना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। अरे ये तो एक बड़ी तैयारी की शुरुआत थी। उसने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं था। हिंदुस्तान की 3 बड़ी ताकतों को एक साथ अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो सोचकर देखिए बक्सर का वो मैदान, एक तरफ बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और खुद मुगल बादशाह, हिंदुस्तान की 3 सबसे बड़ी शक्तियां, और दूसरी तरफ हेक्टर मुनरो की अगुवाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की छोटी सी सेना। पर नतीजा हैरान करने वाला था। अंग्रेजों की जीत ने एक ही झटके में ये साफ कर दिया कि अब हिंदुस्तान में असली मिलिट्री पावर कौन है। बक्सर की जीत के बाद अब अंग्रेज ड्राइविंग सीट पर थे। अब वो अपनी शर्तें मनवा सकते थे, और इन्हीं शर्तों को ऑफिशियल शक्ल दी गई 1765 में इलाहाबाद की संधि के जरिए। तो इस संधि की पहली शर्त सुनिए। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, उन्हें अब कंपनी की तरफ से 26 लाख रुपए की सालाना पेंशन मिलेगी। जरा सोचिए इस बात को। वो बादशाह जिसके नाम का सिक्का चलता था, वो अब एक ट्रेडिंग कंपनी के पेरोल पर आ गया था। अगला नंबर था 50 लाख। ये रकम अवध के नवाब को युद्ध के हर्जाने के तौर पर चुकानी पड़ी। 50 लाख रुपए। इसने अवध की तो जैसे कमर ही तोड़ दी। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये हार की वो कीमत थी जिसे आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को चुकाना था। लेकिन इन सब से बड़ा इनाम, असली जैकपॉट तो कुछ और ही था, और वो था दीवानी का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब था कि अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा से सारा रेवेन्यू, सारा टैक्स कंपनी वसूलेगी। मतलब तिजोरी की चाबी अब सीधे कंपनी के हाथ में। वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वो शासक बन चुके थे। असली पावर अब बंदूक से नहीं, पैसे से आ रही थी।
अब इस नई पावर स्ट्रक्चर ने बंगाल में एक बहुत ही अजीब और खतरनाक सिस्टम को जन्म दिया। इसे लागू करने वाला था रॉबर्ट क्लाइव और इसे इतिहास में जाना गया द्वैध शासन के नाम से। तो सवाल है, ये द्वैध शासन आखिर था क्या? देखिए, ये एक ड्यूअल गवर्नमेंट का सिस्टम था। मतलब असली पावर यानी पैसा वसूलने का अधिकार, जिसे दीवानी कहते हैं, वो था कंपनी के पास। और सारी जिम्मेदारियां जैसे प्रशासन चलाना, कानून व्यवस्था देखना, जिसे निजामत कहते हैं, वो थी नवाब के पास। लेकिन नवाब के पास न तो पैसा था न पावर। तो सीधे शब्दों में कहें तो अंग्रेजों के पास थी पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सिस्टम कितना भयानक था, इसका अंदाजा मशहूर इतिहासकार के.एम. पणिक्कर के शब्दों से लगता है। उन्होंने इस दौर को डाकुओं का राज्य कहा था। और बात भी सही है, जब जवाबदेही किसी की ना हो तो सिवाय लूट के और होता भी क्या है। और इस खुली लूट का नतीजा क्या हुआ? बंगाल पर जैसे कहर टूट पड़ा। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन ठप हो गया। किसानों से मनमाने ढंग से टैक्स वसूला जाने लगा, उनकी जमीनें छिन गईं, कंपनी के अफसर रातों रात मालामाल हो रहे थे। और फिर 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा। लाखों लोग भूख से मर गए। और उसी वक्त भारत से दौलत जहाज़ों में भर भर कर ब्रिटेन जा रही थी। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब ताकत जिम्मेदारी के बिना आती है, तो क्या तबाही को रोका जा सकता है?